हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेट का जो साइंस का पेपर हुआ था 6 फरवरी 2023 को उसको सॉल्व करेंगे। और आप लोग देखिए इसमें से कैसी तैयारी चल रही है, आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और जिन लोगों को भी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक्स कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है। एक्स क्या हो सकता है? मतलब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऐसे कौन सा पौधा है जो स्वपोषी भी होता है और विषमपोषी भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घटपर्णी, जिसे पिचर प्लांट भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है भारत में मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आपको 3 परख नलियों में गुलाबी रंग का गुड़हल के पुष्प का विलयन दिया गया है। क्या दिया गया? गुलाबी रंग का गुड़हल के पुष्प का विलयन दिया गया है। आप पहली परख नली में विलयन ए की 2 बूंदें डालते हैं और उसका गहरा गुलाबी रंग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि पहले विलयन में जो विलयन ए है कि 2 बूंदें डालते हैं और उसका गहरा गुलाबी रंग हो जाता है। आप दूसरी परख नली में विलयन बी की 2 बूंदें डालते हैं पर रंग में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता। और आप तीसरी परख नली में विलयन सी की कुछ बूंदें डालते हैं तो हरा रंग हो जाता है। अब यहाँ पे विलयन ए, बी और सी की प्रकृति की पहचान बतानी है हमें कि ये जो विलयन किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला कलर कैसा बनता था? गुलाबी बनता था, है ना। उसके बाद दूसरा वाला तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता और तीसरा जो हो जाता है तो हरा हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्लीय, उदासीन और क्षारकीय। अब देखो इसको ऐसे समझते हैं, जो गुड़हल के पुष्प का विलयन है वो क्या करता है, जो अम्लीय पदार्थ होते हैं जब तो उनको क्या कर देता है, वो गुलाबी में कन्वर्ट कर देता है, गुलाबी कलर में। और जो क्षारकीय पदार्थ होते हैं उनको हरा में कन्वर्ट कर देता है। और उदासीन में तो कुछ परिवर्तन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, अम्लीय, उदासीन और क्षारकीय। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसी अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र में निहित निम्नलिखित प्रक्रमों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कोई शोधन संयंत्र है, उसमें से अपशिष्ट जल में जो निहित प्रक्रमों को बताना कि सही क्रम से व्यवस्थित करना है। इसमें अब पहला ऑप्शन दिया गया है, अपवंक को हटाया और कलछी से तैरती ग्रीस निकाल दी गई। बी ऑप्शन दिया गया है, बड़ी वस्तुओं जैसे प्लास्टिक बैग का अपशिष्ट जल को स्तंभ स्क्रीन से गुजार कर निकाल दिया जाता है। सी ऑप्शन दिया गया है, मध्य में ढलान लिए एक बड़े टैंक में जल को रखा गया। उसके बाद यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है, आवक अपशिष्ट जल की गति कम करके रेत, बजरी और कंकड़ को नीचे बैठने दिया जाता है। और ई ऑप्शन दिया गया है, अपशिष्ट जल एक बजरी और रेत निष्कासन टैंक में प्रवेश करता है। अब यहाँ पे हमें बताना हमें क्रमवाइज चीज़ों को लगाना है। अब देखो यहाँ पे जो ये दिया गया है कि ये जो शोधन संयंत्र है, अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र में निहित है, तो इसको क्रम वाइज लगाना है। सबसे पहले मतलब कौन सी प्रक्रिया की जाएगी इसमें से? तो यहाँ देखो जो पहला ऑप्शन दिया गया है, तो सबसे पहले किया जाएगा बड़ी वस्तुओं जैसे प्लास्टिक बैग का अपशिष्ट जल को स्तंभ स्क्रीन से गुजार कर निकाला जाता है। फिर उसके बाद दूसरी प्रक्रिया क्या होती है? दूसरी प्रक्रिया होती है अपशिष्ट जल एक बजरी और रेत निष्कासन टैंक में प्रवेश करता है। उसके बाद अगला क्या होता है? अगला पॉइंट होता है यहाँ पे, आवक अपशिष्ट जल की गति कम करके रेत, बजरी और कंकड़ को नीचे बैठने दिया जाता है। और उसके बाद जब जो रेत वगैरह जब नीचे बैठ जाती है तब उसके बाद मध्य में ढलान लिए एक बड़े टैंक में जल को रखा गया। और फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद अपवंक को हटाया और कलछी से तैरती ग्रीस निकाल दी गई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहला ऑप्शन क्या था? बी।
फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद ए। तो यहाँ पे ये कथन जिसमें भी हो कि वही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है सी नंबर BEDCA, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक सेल और एक स्विच वाले एक परिपथ सर्किट के खुले सिरों के तारों को एक के बाद एक निम्नलिखित तारों से जोड़ा जाता है। अब ऑप्शन ए दिया गया है 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 3 मिलीमीटर मोटाई वाली तार। बी ऑप्शन दिया गया है 5 सेंटीमीटर लंबाई और 7 मिलीमीटर वाली तार। अब यहाँ बताना निम्नलिखित में कौन सा सही है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ए में अधिक ऊष्मा पैदा होगी, बी में अधिक ऊष्मा पैदा होगी, सी वाला ऑप्शन है ए और बी दोनों में एक बराबर मात्रा में ऊष्मा पैदा होगी, और डी ऑप्शन दिया गया है ए और बी दोनों में ऊष्मा नहीं पैदा होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है, बी में अधिक ऊष्मा पैदा होगी। क्यों बी में अधिक ऊष्मा पैदा होगी? क्योंकि उसकी लंबाई और मोटाई ज़्यादा है, 5 सेंटीमीटर लंबाई, लेकिन क्या मोटाई क्या है 7 मिलीमीटर है, और पहले वाले ऑप्शन में उसमें से 3 मिलीमीटर लंबाई होती है। तो जिस भी तार की लंबाई और चौड़ाई या फिर मोटाई ज़्यादा होगी तो उसमें से ज़्यादा ऊष्मा पैदा होगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बिना बुझा चूना क्विक लाइम जल के साथ प्रतिक्रिया करे बुझा चूना फ्लेक्ड लाइम उत्पन्न करता है। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया, इसमें से R1 के बाद R2 कथन है, बुझा चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके चूना पत्थर उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अब यहाँ पे बताना है R1 व R2 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला ए ऑप्शन दिया गया संयोजन प्रतिक्रिया R1 है और R2 क्या है संयोजन प्रतिक्रिया है। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है विस्थापन प्रतिक्रिया, R2 क्या संयोजन प्रतिक्रिया है, और सी ऑप्शन है वियोजन प्रतिक्रिया, संयोजन प्रतिक्रिया, संयोजन प्रतिक्रिया या फिर विस्थापन प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे बताना कि R1 और R2 कैसी प्रक्रिया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों ही क्या है एक प्रकार की संयोजन प्रक्रिया है, R1 भी संयोजन प्रतिक्रिया है और R2 भी संयोजन प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अब देखो यहाँ पे संयोजन प्रतिक्रिया कब होती है, जब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तब संयोजन प्रतिक्रिया होती है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि बिना बुझा चूना है और यहाँ पे जल है, ये क्या है एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करके बुझा चूना बनाते हैं, एक नया पदार्थ हो गया। उसके बाद यहाँ हम देखो बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसके बाद ये क्या बनाते हैं चूना पत्थर बनाते हैं। तो दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ जब तैयार करते हैं तब हमेशा संयोजन प्रतिक्रिया होती है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया है यहाँ पे, नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन दिया गया है, एक कथन जो है पिचर प्लांट कीटों को फंसा लेता है, और कारण दिया गया है पिचर प्लांट में अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है। तो यहाँ जो कथन ए दिया गया है पिचर प्लांट कीटों को फंसा लेता है, ये तो बिल्कुल सही है। और जो यहाँ पे कारण आर दिया गया है कि पिचर प्लांट में अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। जबकि क्या होता है भोजन तैयार करने के लिए इसमें क्लोरोफिल होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों का समाविष्ट करता है जो विद्युत के अच्छे चालक हैं। नींबू का रस, वनस्पति तेल, टोंटी का जल, आसुत जल, शैम्पू और सिरका। उसके बाद सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है नींबू का रस, सिरका और टोंटी का जल। तो ये तीनों ही विद्युत के अच्छे चालक हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक कंटेनर ए में 10 लीटर पानी है जबकि कंटेनर बी में 10 लीटर सरसों का तेल है। दोनों कंटेनरों में पानी शुरू में 40 डिग्री सेल्सियस पर और दोनों कंटेनरों को अब 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब ऑप्शन दिया गया है ए में अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी, बी में अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी, ए और बी दोनों में समान गर्मी स्थानांतरित होगी, और डी ऑप्शन दिया गया ए और बी दोनों में कोई गर्मी
स्थानांतरित नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जिसमें क्या पानी होगा उसमें से क्या है गर्मी ज़्यादा स्थानांतरित होगी, क्योंकि क्या है जो पानी होता है वो जल्दी वाष्प बन के जल्दी मतलब जो पानी होगा वो ज़्यादा मात्रा में वाष्पित होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ए में अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए में 10 लीटर पानी है और बी कंटेनर में क्या है 10 लीटर सरसों का तेल है। तो यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में क्या ज़्यादा गर्मी स्थानांतरित होगी, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शिखा ने एक पत्ती की निचली सतह को सूक्ष्मदर्शी से देखा और बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र का अवलोकन किया। ये छोटे छोटे छिद्र क्या हैं? ये छोटे छोटे छिद्र क्या हैं? ये होते हैं रंध्र। इनको क्या बोलते हैं? इनको रंध्र बोला जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ए बी और सी रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे कि लवण दिया गया, इधर इधर क्षार दिया गया, इधर अम्ल दिया गया है। अब यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट है, तो यहाँ पे क्षार इससे कौन सा मिलेगा, तो ये हमें बताना है। और अम्ल देखो कौन सा मिलेगा, HNO3 मिलेगा। अब यहाँ पे फिल करना, क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए में भर देंगे MgOH2 और बी में हो जाएगा KOH और सी में हो जाएगा NHO3। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक विद्यार्थी एक दीवार पर दूरस्थ इमारत की छवि को उत्पन्न कर एक उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। उसे दीवार पर धुंधली छवि दिखाई दे रही है। स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? लेंस को दीवार से दूर हटाना चाहिए, लेंस को दीवार की ओर खिसकाना चाहिए, लेंस को स्थिति के आधार पर या तो दीवार से दूर या तो दीवार की ओर खिसकाया जा सकता है। उत्तल लेंस द्वारा दीवार पर कोई छवि प्राप्त नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लेंस को इसकी स्थिति के आधार पर या तो दीवार से दूर या दीवार की ओर खिसकाया जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? ऑप्शन दिया गया है, कागज के टुकड़े टुकड़े करना, केक पकाना, पटाखे फोड़ना, पानी उबालना, भोजन पकाना, लोहे को जंग लगना, कागज जलाना, दूध की दही जमाना, कांच टूटना, या फिर कांच टूटना, गेहूं पीसना और पानी उबालना। तो देखो यहाँ पे जो पूछा गया है कि भौतिक परिवर्तन को समाविष्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांच टूटना, गेहूं पीसना और पानी उबालना। ये क्या तीनों ही भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन कब होता है? जब कोई जैसे कि जब दो पदार्थ होते हैं, मतलब या फिर एक पदार्थ होता है, तो क्या जैसे उसका मतलब आकार बदल जाए या फिर दूसरी चीज प्राप्त हो जाए, फिर तब क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है वहां पे। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो यहाँ पे कांच टूटना, गेहूं पीसना और जो पानी उबालना, ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक लड़की एक धन आवेशित क्षण और एक ऋण आवेशित क्षण को एक एक करके एक नल से टपकती जल की महीन धारा के नजदीक लाई। किस दिशा में जल की धारा मुड़ेगी? धन आवेशित क्षण की ओर, ऋण आवेशित क्षण से दूर, धन आवेशित क्षण और ऋण आवेशित दोनों क्षणों की ओर। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है, धन आवेशित और ऋण आवेशित दोनों क्षणों से दूर। और डी ऑप्शन दिया गया है, ऋण आवेशित क्षण की ओर और धन आवेशित क्षण से दूर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक ऋण आवेशित क्षण को एक एक करके एक नल से टपकती जल की महीन धारा के नजदीक लाई और एक धन आवेशित क्षण को। तो पूछा गया कि जो है दिशा जल की धारा मुड़ेगी, किस दिशा जो है जल की धारा मुड़ेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा धन आवेशित क्षण और ऋण आवेशित दोनों क्षणों की ओर जो है जल की धारा की दिशा मुड़ेगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, ये ट्रेन का क्वेश्चन है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे पूछा गया औसत चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ से दूरी निकाल लेंगे और उसके बाद फिर समय से उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 33 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 33 किलोमीटर आ जाएगा। ये आप लोगों को घर में करके देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चाक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया
में निम्नलिखित में कौन सहायक नहीं होगा? निस्संदन, निस्तारण, अवसादन या फिर ऊर्ध्वपतन। अब क्या करना है, चाक और पानी का मिश्रण है, चाक और पानी का क्या है, मिश्रण है, उसको अलग करना है। तो पूछा गया कौन सी प्रक्रिया इसके लिए सही नहीं है, तो ऊर्ध्वपतन जो है उसके लिए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, चरण ए दिया गया है, कॉपर सल्फेट पाउडर और गर्म जल की अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली गई। और चरण बी दिया गया है, उपरोक्त को ठंडा करने पर नीले रंग के क्रिस्टल पृथक हो गए। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, चरण ए भौतिक परिवर्तन और चरण बी एक भौतिक परिवर्तन है। बी ऑप्शन दिए गए, चरण ए भौतिक परिवर्तन और चरण बी एक रासायनिक परिवर्तन है। सी ऑप्शन दिया गया है, चरण ए रासायनिक परिवर्तन और चरण बी एक भौतिक परिवर्तन है। और डी ऑप्शन दिए गए, चरण ए रासायनिक परिवर्तन और चरण बी रासायनिक परिवर्तन है। अब देखो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है, चरण ए रासायनिक परिवर्तन और चरण बी एक भौतिक परिवर्तन है। अब देखो इसको ऐसे समझते हैं, जब कॉपर सल्फेट और गर्म जल की अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो क्या हमें एक नया पदार्थ मिलता है, नीले रंग का क्या मिलता है, नीले रंग का विलयन मिलता है। और जब उसको ठंडा किया जाता है तो क्रिस्टल उसके क्या होते हैं, फिर से पृथक हो जाते हैं, नीले रंग के क्रिस्टल क्या है, पृथक हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चरण ए रासायनिक परिवर्तन और चरण बी एक भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसी वस्तु की छाया बनने की परिघटना के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथनों को पहचानिए। ऑप्शन ए दिया गया है, छाया का साइज प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। और बी ऑप्शन दिया गया, छाया की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है, छाया का रंग वस्तु के रंग पर निर्भर करता है। और डी ऑप्शन दिए गया है, छाया बनने की व्याख्या प्रतिबिंब बनने की अवधारणा से की जा सकती है। तो यहाँ जो सी ऑप्शन दिया गया है, छाया का रंग वस्तु के रंग पर निर्भर करते, बिल्कुल ही गलत होगा। चाहे कैसा भी कलर हो, किसी को उसमें क्या छाया सबकी सेम दिखाई देती है। और डी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत दिया गया है कि छाया बनने की व्याख्या प्रतिबिंब बनने की अवधारणा की जा सकती है। तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिए गए हैं, जबकि ए और बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है यहाँ पे, कि छाया का साइज प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। और बी ऑप्शन दिया गया है, छाया की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन और ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला कथन यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पे कथन दिया गया, यशवंत, सितार के तारों को कसने से इससे उत्पन्न ध्वनि का तारत्व कम हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया। जब सितार के तारों को कसा जाएगा तो इसकी ध्वनि का तारत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद ध्वनि का तारत्व डोरी में तनाव पर निर्भर करता है। तो ये F2 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, जबकि S1 बिल्कुल गलत दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, S1 गलत है तथा F2 सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में सही कथन को पहचानिए। पहला ऑप्शन दिया गया है, दोमट मृदा की तुलना में चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर उच्चतर होती है। तो बिल्कुल ही गलत दिया गया है। बलुआ मृदा की तुलना में दोमट मृदा में पानी के रिसने की दर उच्चतर होती है। तो ये भी कथन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। और उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है, चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर के बराबर होती है। तो ये भी बिल्कुल ही गलत दिया गया है। उसके बाद डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर से उच्चतर होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक शिक्षक ने तांबे के तार के एक लंबे टुकड़े का एक लोहे की कील पर कुंडली के रूप में लपेटा। परिपथ पूर्ण करने के लिए तार के खुले सिरों को स्विच के रास्ते एक सेल से जोड़ा गया। स्विच बंद करने पर क्या होगा? एक बार देखो, फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। एक शिक्षक ने तांबे के तार के एक लंबे टुकड़े का एक लोहे की कील पर कुंडली के रूप में लपेटा। परिपथ पूर्ण करने के लिए तार के खुले सिरों को स्विच के रास्ते एक सेल से जोड़ा गया। स्विच बंद करने पर क्या होगा? लोहे की कील एक स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। लोहे की कील एक फ्यूज की तरह व्यवहार करेगी। लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। लोहे की कील विचुंबकित हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो लोहे की कील होगी, लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, छात्रों में आलोचनात्मक सोच के विकास के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रिया पर जोर दिया जाना चाहिए? अब ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। पहला ऑप्शन दिया गया है, इसके और सुधार के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा करने की इच्छा। उन पहलुओं की पहचान करना जो अपनाए गए तरीके के लिए उसके खिलाफ हैं। वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन पूछा गया कि आलोचनात्मक सोच का विकास करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को इसके और सुधार के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा करने की इच्छा, और जब बी ऑप्शन दिया गया उन पहलुओं की पहचान करना जो अपनाए गए तरीके के लिए और उसके खिलाफ है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन और बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसके अनुसार सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान और उसके प्रक्रमों की सही व्याख्या नहीं करता? ऑप्शन ए दिया गया है, विज्ञान अधिगम का एक अंत विषयपरक क्षेत्र है। तो बिल्कुल सही दिया गया है। वैज्ञानिक कुछ सिद्धांत को अधिक श्रेय देते हैं जो कुछ ही मान्यताओं के आधार पर अवलोकनों की एक बड़ी संख्या की व्याख्या करता है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, नए प्रमाणों की रोशनी में विद्यमान वैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों को छोड़ा जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। और डी ऑप्शन दिया गया, एक अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत को झूठा साबित करने की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो विज्ञान की प्रकृति का यहाँ पे सबसे अच्छा वर्णन करता है विज्ञान के सामाजिक प्रयास। विज्ञान के क्या है? सामाजिक प्रयास हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विज्ञान की पाठचर्या के ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है? यह समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। तो बिल्कुल सही दिया गया है ये ऑप्शन। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है, यह शिक्षार्थी को विज्ञान को अचूक के रूप में देखने में मदद करता है। तो ये भी कथन बिल्कुल ही सही दिया गया है। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है कि विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, यह सराहना करने में शिक्षार्थी की मदद करता है। तो ये बिल्कुल ही गलत दिया गया है। और डी ऑप्शन है, यह विज्ञान में पश्चिमी देशों की उपलब्धि को दिखाने में मदद करता है। तो ये भी बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे ए और बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि विज्ञान की पाठचर्या के ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है। तो ऐतिहासिक रूप से वैध इसलिए होना चाहिए कि यह समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं, और यह शिक्षार्थी को विज्ञान को अचूक के रूप में देखने में मदद करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन और बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यशवंत कथन दिया गया है, विज्ञान में प्रतिमान परिवर्तन पैराडाइम शिफ्ट होता है। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है। और F2 कथन है, जब कई असंगत अवलोकन एकत्रित हो जाते हैं तब वर्तमान सिद्धांत संकटावस्था में होता है। तो F2 यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। तो S1 और F2 यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन दिए गए हैं
तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। S1 और F2 दोनों सत्य हैं और S1 क्या है, F2 की सही व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कक्षा 8 की विज्ञान की NCERT की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित उद्धरण पढ़िए। अब यहाँ पे क्या पैराग्राफ दिया गया है, प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। अब वास्तव में यह हम जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। सन 1972 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, उपरोक्त उद्धरण में विज्ञान के किन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन ए दिया गया है, एक सार्वत्रिक वैज्ञानिक प्रक्रम विद्यमान है, विज्ञान प्रकृति में अनंतिम है, विज्ञान आनुभविक प्रमाण पर आधारित है, और जो डी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में नियम और सिद्धांत एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। तो ये जो कथन जो यहाँ पे पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा, तो ये इसलिए बताया गया यहाँ पे कि विज्ञान क्या है, आनुभविक प्रमाण पर आधारित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियां आपके छात्रों के मध्य सहायक होंगी। अब ऑप्शन ए दिया गया है, जांच के माध्यम से तत्काल पर्यावरण की खोज। तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही दिया गया है। शिक्षार्थियों को विज्ञान की अवधारणाओं और सिद्धांतों को याद करने के लिए कहना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जहाँ पर भी याद करने की बात होगी तो वो कथन हमेशा ही गलत होगा। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। उसके बाद डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, प्रयोग और खुले विचारों के माध्यम से सत्य के मूल्यों को बढ़ावा देना, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। तो अगर बच्चों में क्या है, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना है, तो उसके लिए ए और जो यहाँ पे सी और जो डी ऑप्शन, ये तीनों ही सही है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ए सी एंड डी वाला। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आप कक्षा में लोहे पर जंग लगना की चर्चा कर रहे हैं। आप विद्यार्थियों से कहते हैं लोहे की कील पर जंग लगने के लिए आर्द्र वायु आवश्यक है। आपका एक विद्यार्थी पूछता है कि क्या लोहे की कील को उबलते जल में रखने पर उस पर जंग लगेगा। उसके प्रश्न का आप किस प्रकार उत्तर देंगे। अब ऑप्शन ए दिया गया है, विद्यार्थियों को सहपाठियों संग प्रश्न पर चर्चा करने और उत्तर ज्ञात करने के लिए कहेंगे, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि एक जो विद्यार्थी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप इसको आंसर देंगे और उसको संतुष्ट करेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक को पढ़ने और अगली कक्षा में उत्तर देने के लिए कहेंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है, विभिन्न परिस्थितियों में कील को रखकर एक खोज की अभिकल्पना करने और परिणामों को कक्षा के साथ साझा करने में विद्यार्थी की सहायता करेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, एक शिक्षक घोल परीक्षण द्वारा नमक एवं चीनी की पहचान करने के लिए जांच उपागम का उपयोग करना चाहता है। निम्नलिखित कार्यों को करने का सही क्रम क्या होगा। अब ऑप्शन ए दिए गए, विद्यार्थियों को नामांकित अज्ञात नमूने ABCD दिए गए जो चीनी, नमक, फिटकरी और रेत है। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थियों को सजीव चित्रण द्वारा यह दिखाने में सहायता की गई कि पदार्थ विभिन्न परमाणुओं से बने हैं और इसलिए वे भिन्न प्रकार से घुलते हैं। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थी पदार्थों A, B, C व D की घुलनशीलता का परीक्षण विभिन्न द्रवों में करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, घोल परीक्षण द्वारा नमक एवं चीनी की पहचान करने के लिए जांच उपागम का उपयोग करना चाहता है एक शिक्षक है जो, तो सबसे पहले कौन सा कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहले इसको क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को नामांकित अज्ञात नमूने ABCD दिए गए जो चीनी, नमक और फिटकरी और रेत है। उसके बाद क्या करना चाहिए,
उसके बाद विद्यार्थी पदार्थों ए बी और सी डी की घुलनशीलता का परीक्षण विभिन्न द्रवों में करते हैं और फिर उसके बाद विद्यार्थियों को सजीव चित्रण द्वारा यह दिखाने में सहायता की गई कि पदार्थ विभिन्न परमाणु से बने हैं और इसलिए वे भिन्न प्रकार से घुलते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से एक लोकतांत्रिक विज्ञान कक्षा का चित्रण नहीं करता? शिक्षक विद्यार्थियों को अपने भाव प्रकट करने के लिए एक सुनिश्चित स्थान देता है, तो बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पे। शिक्षक अनुशासन को बनाए रखने के लिए नैतिक अधिकारी की भूमिका निभाता है, तो यही कथन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि लोकतांत्रिक विज्ञान कक्षा का चित्रण नहीं करता। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया गया बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि शिक्षक अनुशासन को बनाए रखने के लिए नैतिक अधिकारी की भूमिका निभाता है, तो यही ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। और उसके बाद जो सी ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षक विद्यार्थियों में सांकेतिक विविधता की समझ उत्पन्न करता है और शिक्षक विद्यार्थियों को निर्णय लेने के प्रक्रमों पर चर्चा करने और उनके निर्णयों को आधार क्या है इस पर प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करता है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा पेपर हुआ था 6 फरवरी 2023 को साइंस का वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।